नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर वो खबर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपसे कनेक्शन है, जो खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक झलक जिन खबरों पर विस्तार से बात होगी। होर्मुज में चीन की एंट्री होने पर बात हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि खामोश लहरों के नीचे बहुत बड़े बड़े बवंडर पल रहे हैं। होर्मुज के रास्तों पर अब जंगी जहाज चल रहे हैं और आज दुनिया की नजरें उस संकीर्ण जलमार्ग पर टिकी हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की रग है। ताजा स्थिति यह है कि ट्रंप प्रशासन की सख्त नौसैनिक नाकेबंदी को चुनौती देने के लिए ड्रैगन समंदर में छलांग लगा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अपनी तेल आपूर्ति बंद हो जाने की वजह से चीन बहुत ज्यादा नाराज है, बौखलाया हुआ है और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में उतार सकता है। चीन अब वार्ता की मेज से उठकर अपने विध्वंसक डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेकर होर्मुज आ सकता है। यह सिर्फ ईरान को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि अमेरिका के उस वॉर का जवाब भी है जिसने चीन की 40% ऑयल सप्लाई पर ताला जड़ रखा है। इसी तनाव के बीच ईरान ने ट्रंप की घेरेबंदी को भी ठेंगा दिखा दिया है। ईरान का दैत्याकार तेल टैंकर ह्यूज 20 अरब का कच्चा माल लेकर अमेरिकी रडार की आंखों में धूल झोंकता हुआ निकल गया है। ट्रंप की सेना हाथ मलती रह गई और इस सुपर टैंकर एशिया प्रशांत महासागर तक पहुंच गया। उधर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर साफ कर दिया है कि वो ईरान की शर्तों से संतुष्ट नहीं है। तो क्या चीन के डिस्ट्रॉयर्स अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ पाएंगे ईरान के साथ मिलकर, या 10 दिन बाद होने वाली शी ट्रंप की मुलाकात भी खतरे में पड़ जाएगी? होर्मुज की इन लहरों पर अब सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दुनिया की किस्मत का फैसला भी बह रहा है। खबर को जानेंगे डिटेल से, और क्या वाकई अमेरिका और चीन टकरा सकते हैं होर्मुज की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में या फिर अरब सागर में? देखना दिलचस्प होगा। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका के उस साख की जिस पर उसे अभी तक गर्व था। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का कवच दरकने लगा है। रक्षा औद्योगिक आधार जो कभी दुनिया के लिए अजेय था, लेकिन आज ईरान और यूक्रेन की दोहरी जंग की बोझ तले यह कोलैप्स होने की कगार पर है। खबर है कि पेंटागन की तिजोरी खाली हो रही है और सुपर पावर का हथियारों का जखीरा भी खाली हो रहा है। दोनों एक साथ हाथ खड़े कर रहे हैं। ईरान संघर्ष में अमेरिका ने अपनी जादुई JSSMER और टॉमहॉक मिसाइलों का वो जखीरा फूंक दिया जिसने उसे चीन से निपटने के लिए बनाया था। जहां एक और 34 करोड़ रुपए की एक टॉमहॉक मिसाइल पानी की तरह बह रही है, वहीं दूसरी ओर पैट्रियट इंटरसेप्टर की खपत उत्पादन से दोगुनी है। नतीजा यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन और यूरोप के देशों को नो सप्लाई का बोर्ड दिखा दिया है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार ईरान के सस्ते ड्रोन के सामने बेबस नजर आए। इस युद्ध ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया को एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड भी दे दिया है, जहां वो रक्षा उत्पादन के लिए जरूरी खनिजों पर चीन का कब्जा कर अमेरिकी कमर तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों की साख बिगड़ रही है। चीनी हथियार, नॉर्थ कोरिया के हथियार, रूसी हथियार कारगर नजर आते हैं। अमेरिकी हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में यही मैसेज जा रहा है। और इस बीच डिफेंस इंडस्ट्री में एक नया पावर उभर रहा है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 38,424 करोड़ का ऐतिहासिक रक्षा निर्यात कर मिसाल कायम कर दी। और जब अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री पर इतना बड़ा डेंट लगा है, ईरान ने जिस इंडस्ट्री की नाक काट दी है, इसके बाद भारत का ये रक्षा उद्योग और भी फलने फूलने की उम्मीद जताई जा रही है और एक्सपोर्ट भी बढ़ने की बात कही जा रही है। इसलिए दुनिया को रक्षा के लिए अब वॉशिंगटन के हथियारों की जरूरत नहीं है, बल्कि नए सितारे निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके हथियार से दुनिया के अलग अलग देश अपनी अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। जानेंगे इस खबर की ABCD और यह भी बताएंगे कैसे अमेरिका बर्बादी और तबाही की कगार पर है। इसके बाद बात करेंगे अमेरिका के अंदर की। खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहने वाला अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से खाक हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके आए थे, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब यही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के लिए एक भयानक दुस्वप्न में बदल चुके हैं। एक ऐसा ख्वाब जिसे कोई भी अमेरिकी नहीं देखना चाहता। वो इस ख्वाब के नाम से ही डरकर कांपता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अगर अमेरिका को तबाही का काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महंगाई दर 3.3 है, इसके 4.2 तक जाने की अब आशंका जताई जा रही है।
ईरान के साथ छिड़ी जंग ने अमेरिकियों की कमर तोड़ दी। 60 साल में तेल और गैस की कीमतों में सबसे बड़ी उछाल ने व्हाइट हाउस को हिला डाला है। हालात यह है कि जिस कनाडा का ट्रंप मजाक उड़ाते थे, आज वहीं अमेरिकी कनाडा की नागरिकता के लिए कतार लगा रहे हैं। लोग प्लान बी के तहत अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा की राजनीतिक स्थिरता पर ज्यादा भरोसा है। जिस देश को ट्रंप अपना 51वां राज्य बनाने का सपना देख रहे थे, आज वही देश अमेरिकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नजर आता है। आर्थिक मंदी की आहट तो इतनी तेज है कि 34 साल पुराने स्पिरिट एयरलाइंस ने दम तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से 17,000 कर्मचारियों की नौकरी एक झटके में चली गई। उनके परिवार का खाना पीना दूभर हो गया। सुपर पावर कहलाने वाला देश अपनी ही कंपनियों को बेल आउट पैकेज तक नहीं दे पा रहा है। ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर 36% रह गई है और जनता ताल ठोक रही है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। लेकिन अमेरिका ईरान के साथ जंग तोड़ा, लेकिन ईरान न झुका न जंग रुकी, बस रुकी तो अमेरिका की तरक्की। तो क्या ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल अमेरिका के लिए काल साबित हुआ है? जानेंगे पूरी कहानी और आंतरिक हालात अमेरिका के कैसे हैं, आज देखेंगे वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। होर्मुज की कहानी के लिए 2 लाइन में आपको कहना चाहता हूं। खामोश लहरों के नीचे बवंडर पल रहे हैं। होर्मुज के रास्तों पर जंगी जहाज चल रहे हैं। तेल की हर एक बूंद के लिए हो रहा है सौदा। किस्मत के फैसले यहां पानी पर हो रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं दुनिया के फैसले यहां पानी पर हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान जंग में होर्मुज वो नब्ज बन चुका है, या ये वो सेंटर बन चुका है जो अमेरिका और ईरान दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बेशक दर्द पूरी दुनिया को हो रहा है, लेकिन दुनिया तेल और गैस के लिए करा रही है और अमेरिका और ईरान ने इसी नस को दबा कर रखा है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि चीन अपने युद्धपोत अरब सागर तक पहुंचा सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होते हुए, क्योंकि ईरान पर ब्लॉकेड से सबसे ज्यादा परेशानी तकलीफ चीन को हो रही है और कहीं ना कहीं यही मकसद रहा अमेरिका का कि वो चीन को सप्लाई होने वाले ऑयल को काट दे, चोक कर दे। तो चीन अपनी जरूरत का 40% ऑयल सिर्फ ईरान से लेता था और वो भी बहुत सस्ते रेट पर। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए चीन बाकायदा यहां जंग के मैदान में एंट्री कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है चीन वार्ता के जरिए नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर लेकर अरब सागर में आ सकता है। अमेरिकी घेरेबंदी हटाने के लिए ईरान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज शुरू कर सकता है, ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि होर्मुज की घेरेबंदी की वजह से अगर किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो है चीन। चीन और ईरान दोनों सामरिक पार्टनर ही नहीं, रणनीतिक पार्टनर भी हैं, व्यापारिक साझेदार भी हैं और ईरान से बहुत सस्ते में तेल चीन खरीदता आया है। लेकिन अमेरिका के ब्लॉकेड की वजह से आज की तारीख में चीन सबसे ज्यादा ब्लीड कर रहा है और चीन में 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज भी कच्चे तेल पर चलता है। चलिए एक तस्वीर के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने घेरेबंदी कर रखी है। ईरान ने भी दूसरे जहाजों को नहीं गुजरने देने का फैसला किया है और चीन की एंट्री भी हो सकती है। तो ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यह है अरब सागर, यह है गल्फ ऑफ ओमान जहां पर यहां अमेरिका का ब्लॉकेड है, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जहां पर इस वक्त आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को देख रहे हैं। यह है भारत और भारत के ठीक पड़ोस में यह रहा ड्रैगन यानी कि चाइना। अब चाइना अगर आप यहां से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएं तो यह है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यह बहुत इंपॉर्टेंट इलाका गलियारा मलेशिया के ठीक नीचे, जिसके ठीक थोड़ी सी दूरी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप यहां पर देख सकते हैं। तो साउथ चाइना सी से एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस रूट से होते हुए यह पहुंचेगा बे ऑफ बंगाल होते हुए, अरब सागर, प्रशांत इंडियन ओशन होते हुए सीधे अरब सागर में इस इलाके में, और यहां वो ईरानी सेना के साथ मिलकर काम करेगा। ये जानकारी ऐसी आ रही है। हालांकि चीन की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैसे भी चीन धोखा देने में माहिर है, वो पीठ पीछे वार करने में माहिर है। तो बहुत हद तक वो इंडियन ओशन के आसपास रहकर
या अरेबियन सी में या अरब सागर में रहकर यूएस नेवी के खिलाफ जासूसी, यूएस नेवी के खिलाफ जो इंटेल है वो ईरान को दे और चुपचाप इस ब्लॉकेड के पास आकर जम जाए। ये प्लानिंग चल रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो खबर के मुताबिक मलक्का स्ट्रेट के रास्ते डिस्ट्रॉयर भेजेगा। डिस्ट्रॉयर अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने के लिए ईरान की मदद करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी जिसमें ईरान ने यह कहा था कि अमेरिका नाकेबंदी हटा ले 2-3 दिन के अंदर, इसके लिए और ज्यादा इंतजार हम नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान के सब्र का इम्तहान ले रहा है। और अब चीन से खबर यह है कि चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स के साथ अरेबियन सी में भेज सकता है। तो क्या कुछ अमेरिका वर्सेस चाइना होने वाला है, वो भी ब्लॉकेड की वजह से? चांसेस तो हैं, लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि चीन सीधा सीधा पंगा चाइना से, अमेरिका से नहीं लेगा। और ये जो तस्वीर आप, ये रूट की तस्वीर आप दिख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ये है वो तस्वीर जिसके जरिए चीन अपने शिप्स को यहां तक पहुंचा सकता है, साउथ चाइना सी से निकाल के। 12 अप्रैल से अमेरिका ने होर्मुज और ईरानी पोर्ट की घेरेबंदी कर रखी है। इसकी वजह से ईरानी शिप तेल लेकर नहीं निकल पा रहे हैं। इन जहाजों को अमेरिका लौटा देता है। चीन इससे बहुत नाराज है। अमेरिका अब तक 45 जहाज लौटा चुका है, ज्यादातर चीन के थे। कई जहाजों को उसने जब्त कर लिया इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर। इसके बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते और भी तल्ख हो गए, क्योंकि होर्मुज की घेरेबंदी की वजह से दुनिया में गैस और तेल की कीमतों में इन दिनों आग लगी हुई है। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां तेल खत्म हो चुका है और गैस भी खात्मे की कगार पर है। अमेरिका भी होर्मुज पे तनाव बढ़ा रहा है। इस पर चीन ने साफ कहा है कि हमें कोई तीसरा देश ईरान से अपने जहाज लाने से नहीं रोक सकता। कहते हैं कि अमेरिकी होर्मुज में घेराबंदी कर एक साथ 2 निशाना साध रहे हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरा चीन है। अमेरिका को पता है कि अगर होर्मुज के पास घेरेबंदी की गई तो चीन की तेल आपूर्ति भी बाधित होगी, जिससे चीन को तगड़ा नुकसान होगा। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। इससे चीन की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाएगी। उधर ईरान के पास तेल रखने की क्षमता कम है, इस कारण ईरान पर भी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के निशाने पर ईरान के साथ साथ चीन को भी रख रहे हैं। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस वजह से चीन इस प्लान बी पर भी काम कर रहा है कि अगर हो सके तो हम सैन्य ऑपरेशन भी वहां पर लिमिटेड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अरब सागर में जाकर ईरान के साथ खड़े हो जाएं और उनको इंटेल मुहैया कराएं, क्योंकि इस इलाके को खोला जा सके, जिसके बाद चीन को ईरान से तेल हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जरा समझिए कि अगर चाइना ऐसा चाहता है तो क्या वो कर पाएगा? क्या उसके पास इतनी ताकत है? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चीन चाहेगा तो वो अरब सागर तक अपने डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप लेकर आ सकता है। वैसे चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बताई जाती है। वो अपनी जंगी जहाज ईरान के आसपास भेजता है तो खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकर्स को सुरक्षा दे सकता है। वैसे कहें तो पर्शियन गल्फ में जहाज भेजना चीन के लिए कोई नई बात नहीं होगी। पिछले 1 दशक से चीन का नौसैनिक सुरक्षा दस्ता अदन की खाड़ी से अपनी सेवा देता रहा है। इसमें 2 जंगी जहाज और 1 सप्लाई जहाज शामिल होते हैं। चीन नई तैनाती के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश भी दे सकता है कि मिडल ईस्ट के मामलों में ईरान के मामलों में दखल देना ठीक नहीं है। अगर दखल दिया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। अब अमेरिका और चीन के नेवल पावर को अगर कंपैरिजन करें तो क्या तस्वीर उभरती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना मानी जाती है। चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाली नौसेना मानी जाती है। अमेरिकी नौसेना में करीब 465 युद्धपोत हैं। चीनी नौसेना के पास करीब 841 युद्धपोत हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 11 सक्रिय परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीनी सेना के पास 3 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 71 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। चीनी सेना के पास 73 पनडुब्बियां हैं। अमेरिकी नौसेना के पास 3,3700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीनी सेना के पास 2,500 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं।
उधर स्थिति बिगड़ने पर चीन के पास एक विकल्प ताइवान स्ट्रेट जैसे संवेदनशील जगह भी है, जहां वह अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर दबाव डाल सकता है। एक और चीन डिस्ट्रॉयर भेज रहा है, जैसे कि सोर्सेज बता रहे हैं। कहते हैं चीन अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ईरान भी यही बात कह रहा है। वहीं चीन ने अपने घरेलू कंपनियों को साफ निर्देश कर दिया है कि वह अमेरिका के उन प्रतिबंधों का पालन न करें जो ईरान से जुड़े तेल कारोबार पर लगाए गए हैं। हाल ही अमेरिका ने चीन के 40 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद चीन ने कहा था कि हमारे मामले में दखल दिया जा रहा है और इसका अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका और चीन के तनाव के बीच महज 10 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है, जिसके बाद देखना होगा कि चीन जाने के पहले और जाने के बाद ट्रंप के बयान क्या रहते हैं। क्या वो नाकेबंदी हटा के जाएंगे? क्या चीनी जहाजों को आने जाने की परमिशन देंगे? हालांकि चीन तेहरान से तेल जहाजों के अलावा रेल मार्ग के माध्यम से भी व्यापार कर रहा है। अगर चीनी डिस्ट्रॉयर होर्मुज के पास पहुंचता है तो फिर अमेरिका और चीन में एक बड़े तनाव की शुरुआत हो सकती है। जरा ये शांत समंदर की तस्वीर देखिए, जिसके नीचे इस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में बारूद उबल रहा है। इधर एक और खबर यह आ रही है कि होर्मुज पर ईरान और अमेरिका के टकराव को लेकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट और होर्मुज में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बहुत अधिक है, लेकिन कारगर नहीं। 28 फरवरी 2026 को ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यहां अपनी ताकत काफी बढ़ा दी है। अगर अमेरिकी सैनिकों की संख्या की बात करें तो मिडिल ईस्ट में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या तकरीबन 50,000 है, जो सामान्य से लगभग 10,000 ज्यादा है। इधर होर्मुज की नाकेबंदी ब्लॉकेड के लिए अमेरिकी नौसेना के 19 से अधिक जहाज तैनात हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों को होर्मुज को घेरने के लिए नाकेबंदी लगा रखी है। इसके अलावा 2,500 मरीन और 2,500 दूसरे नौसैनिक के साथ मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती भी की गई है। ट्रंप और खामनेई में इस वक्त ठनी हुई है। ट्रंप क्या बयान दे रहे हैं होर्मुज को लेकर, वो भी सुन लीजिए। Well, we're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. Well, we're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। उधर ईरान ने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप की नाकेबंदी मात्र दिखावा है। अमेरिका ने होर्मुज को ब्लॉक तो कर रखा है, लेकिन उसका दावा है कि एक भी टैंकर यहां से नहीं रवाना हो पाएगा, लेकिन उसकी नाकेबंदी फेल होती दिख रही है। ईरान का एक दैत्यकार तेल टैंकर 2,000 करोड़ रुपए का तेल लेकर होर्मुज से गुजर गया। ट्रंप की सेना मुंह बाय देखती रह गई। जहाज को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। मॉनिटरिंग फर्म tankertrackers.com के मुताबिक ईरान का एक सुपर टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को चकमा देकर एशिया प्रशांत इलाके तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ह्यूज नाम का ये VLCC यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर करीब 19 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर यहां से निकालने में कामयाब रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन $22 करोड़ बताई जा रही है। भारतीय मुद्रा में तकरीबन 20 अरब रुपए या 2,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब समंदर का एक खेल समझ लीजिए आप, कैसे ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी फेल की है।
ईरानी सुपर टैंकर ने यूएस नाकेबंदी को चकमा दे दिया। वीएलसीसी ने अरब सागर पार कर लिया। शिप में 19 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल था। शिप में लदे क्रूड ऑयल की कीमत $22 करोड़ है। यूएस नेवी और ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी से बच गया। लेकिन अभी तक 52 ईरानी जहाजों ने नाकेबंदी तोड़ी है। अमेरिकी नाकेबंदी लगातार नाकाम हो रही है और इसलिए ईरान कह रहा है कि अमेरिका की यह नाकेबंदी महज दिखावा है, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका का एक बड़ा तेल टैंकर अमेरिका की कड़ी निगरानी से बचकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया। जहाज का नाम ह्यूज IMO 9357183 बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज अमेरिकी नौसेना की नजर से बचते हुए एशिया के पूर्वी हिस्से तक गया। इस टैंकर को आखिरी बार एक हफ्ते से पहले श्रीलंका के पास देखा गया था। अब माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के लुम्बोक से गुजरते हुए रियाऊ द्वीप समूह की ओर जा रहा है। इस जहाज ने 20 मार्च के बाद अपना ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS को बंद कर दिया था। AIS के जरिए जहाज की लोकेशन पता की जाती है। जब कोई जहाज इसे बंद कर देता है तो उसे डार्क एक्टिविटी माना जाता है। आमतौर पर ऐसा वो जहाज तब करते हैं जब वो प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं, लूट से बचना चाहते हैं, पायरेट से बचना चाहते हैं। कहते हैं टैंकर स्ट्रेट ऑफ मलाका से रवाना हुआ था, जो दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। इसके बाद से बिना सिग्नल के आगे बढ़ता रहा, जिससे इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद ये होर्मुज भी गया और तेल लेकर भी आया। इसकी वजह से अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। इस टैंकर ने बच निकलकर यह साफ कर दिया है कि सख्ती के बावजूद अभी भी कुछ कंपनियां हैं जो इस इलाके से निकल रही हैं। इस मामले पर अमेरिका की तरफ से अभी कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया है कि इतने बड़े और व्यस्त समुद्री इलाकों में हर जहाज पर नजर रखवाना मुश्किल है। जरा वो VLCC की तस्वीर आप देख लीजिए। किस बड़े पैमाने का ये जहाज, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल टैंकर से कहा जाता है। VLCC जहाज इसे कहा जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये तस्वीर आप देखकर समझ गए होंगे कि कैसे ये जहाज ट्रांसपॉन्डर बनकर बंद करके यहां से रवाना हुआ। होर्मुज को लेकर एक और खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि होर्मुज से गुजरने के लिए अगर कोई जहाज ईरान को टोल देकर आएगा तो उस पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने जहाजों से टोल वसूलने का फिर से ऐलान किया और कहा कि पिछले दिनों कई जहाजों पर हमले किए गए। यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल OFAC ने एक अलर्ट जारी किया है। इससे पहले ईरान ने कई जहाजों पर हमले भी किए और बाद में उसने कुछ जहाजों को अपनी तट रेखा के करीब से गुजरने के लिए वैकल्पिक रास्ता देने के लिए भी ऑप्शंस दिए थे, जिसके जरिए ईरान टोल वसूल सके। वॉशिंगटन ने इस व्यवस्था को टोल बूथ व्यवस्था बताया और कहा कि ईरान को पैसे वसूलने नहीं दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं OFAC ने क्या चेतावनी जारी की है। होर्मुज को लेकर OFAC ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका और गैर अमेरिकी लोगों को आगाह किया है। होर्मुज को सुरक्षित रास्ते के लिए पेमेंट करना जोखिम है। ईरान को पेमेंट कर गए तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। पेमेंट का तरीका चाहे कोई भी हो, जोखिम रहेगा। होर्मुज बंद करने के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया है। वहीं 13 अप्रैल को अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी लागू की। ईरानी टैंकरों को बंदरगाह से निकलने से रोक दिया गया है। तेल निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी गई और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी स्थिति की जानकारी दी है। लेकिन इन सभी चीजों को, मसलों को सुलझाने के लिए ईरान ने एक प्रस्ताव अमेरिका को भेजा। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष खत्म करने के लिए ईरान के ताजा प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran
Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. I haven't. I'm looking at it up here. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. I haven't. I'm looking at it up here. I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. और इस तमाम खींचतान के बीच 13 मई को ट्रंप की चीन यात्रा होनी है, लेकिन क्या उससे पहले जंग खत्म मानी जाएगी? एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह जानकारी दी कि अमेरिका ऑफिशियली तौर पर इस जंग को खत्म कर चुका है। जी हां, अमेरिका के व्हाइट हाउस के संदर्भ में अगर आप आज ये किसी सवाल ऑफिशियली पूछेंगे अमेरिका में, व्हाइट हाउस के अंदर या पेंटागन के अंदर, तो उनका जवाब यह होगा कि हमने जंग खत्म कर दिया है, बस अब डील बाकी है। जी हां, समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने भी संसद को चिट्ठी लिखकर कह दिया जंग खत्म हो चुकी है। तो देखना होगा कि जंग के खात्मे के बाद क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका को सबसे बड़ा डेंट जिस विभाग पर आया, वो अमेरिका को सबसे मोटी कमाई करके देता है। आपको याद होगा या आप भी अक्सर इस चर्चा में सुनते होंगे कि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी इलाके में जंग की शुरुआत हो तो वो रुक जाए। और साथ ही अमेरिका यह भी चाहता है, ये CIA की पॉलिसी रही है कहीं ना कहीं, कि दो देशों को आपस में लड़वाया जाए, जिससे हथियार का बाजार फलता फूलता रहे और डॉलर से उसकी कमाई होती रहे। लेकिन अब यह समय बदल चुका है और अब अमेरिका को नुकसान होने वाला समय आ रहा है, और नुकसान भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े वाला नुकसान। अमेरिका के हथियार बाजार कोलैप्स कर रहे हैं। रक्षा औद्योगिक आधार की कमजोरी का अर्थ वर्तमान में हथियारों के उत्पादन की कमी पर दिखने लग गया है, और इसकी वजह है ईरान के साथ जंग, यूक्रेन को जंग में मदद कर रहा है। आलम तो यह है कि आज की तारीख में अगर चाइना अमेरिका पर चढ़ाई कर दे तो शायद अमेरिका हार जाए, क्योंकि खबरें यह बता रही है कि अमेरिका के पास अब पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद नहीं है, मिसाइल और दूसरे परिष्कृत हथियार बनाने की क्षमता कम है, जिससे उनके औद्योगिक आधार की नींव कमजोर हो रही है। पेंटागन का ध्यान अक्सर बहुत महंगे और जटिल हथियारों पर रहता है, जबकि युद्ध में बारूद और मिसाइलों की तत्काल आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन धीमा है। खबरों की माने तो आने वाले समय में अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। कहते हैं अमेरिकी सेना ने उन स्टेल्थ हथियारों का उपयोग किया है जिन्हें ग्रेट पावर कंपटीशन यानी चीन के साथ युद्ध के लिए बचाकर रखा गया था। यानी ईरान जंग में अमेरिका तबाह होता जा रहा है। और यह बात मैं आपको आज से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि अमेरिका तबाही की ओर बढ़ रहा है। खबर यह है कि अमेरिका के पास रक्षा भंडार में कोई दूसरा हथियार बचा ही नहीं है। इसी वजह से ईरान ने कई यूरोपीय देशों को यह भी कह दिया है कि फिलहाल हथियार सप्लाई नहीं हो पाएगी, और कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका से हथियार लेने से मना भी कर दिया है। यानी अमेरिकी हथियार पर जो विश्वास पूरी दुनिया का था वो भी कोलैप्स कर गया। और किस लिए कोलैप्स हुआ? ईरान की जंग में कोलैप्स हुआ। तो ईरान की जंग में अमेरिका के कौन कौन से हथियार धूल फाकते रह गए, वो भी देख लीजिए। कहते हैं अपने भंडार से लगभग 1100 मिसाइलें दागी, और अब आज की तारीख में अमेरिका के पास सिर्फ 1500 क्रूज मिसाइलें बची है। ये चीन के साथ संभावित संघर्ष के लिए अहम हथियार है। 1000 से ज्यादा अधिक मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 34 करोड़ रुपए है। यह संख्या अमेरिका की वार्षिक खरीद क्षमता से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 12,000 से 1200 से अधिक
इंटरसेप्टर का उपयोग किया जा चुका है, जबकि अमेरिका साल में केवल 600 इंटरसेप्टर बना पाता है। इसी वजह से पेट्रियट इंटरसेप्टर का भंडार तेजी से सीमित होता चला गया। पेंटागन के दस्तावेजों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि गोपनीय अनुमानों से परिचित अधिकारियों के मुताबिक यह अमेरिका के कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके बाद अब लगभग 1,500 मिसाइलें ही अमेरिकी सेना के पास बची हैं। इसके अलावा सेना ने 1,000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी है, जो सालाना खरीदी जाने वाली मिसाइलों की संख्या से लगभग 10 गुना ज्यादा है। और हर टॉमहॉक मिसाइल की कीमत लगभग $3.6 मिलियन, यानी कि रुपए में देखें तो लगभग 34 करोड़ रुपए, जो लगातार चल रहे सैन्य अभियानों से पहले वाले आर्थिक दबाव को दिखाते हैं। पेंटागन ने 1,200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है और इनकी कीमत तकरीबन $4 मिलियन, यानी कि 37.6 करोड़ डॉलर पर मिसाइल है। माफ कीजिएगा, 37.6 करोड़ रुपए पर मिसाइल। इस संघर्ष की आर्थिक लागत अमेरिका के लिए चौंकाने वाली रही है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के समूहों के स्वतंत्र अनुमान के मुताबिक अभी तक अमेरिका $28 बिलियन, यानी कि 2.6 लाख करोड़ रुपए से लेकर $35 बिलियन, यानी कि 3.30 लाख करोड़ रुपए के बीच रहा है, जो लगभग $1 बिलियन, यानी कि 9,424 करोड़ रुपए प्रतिदिन के बराबर है। लड़ाई के शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल कर लिया। इस युद्ध की वजह से सेना को अपने साजो सामान का भी अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा है। नेवी सील टीम 6 के एक बचाव अभियान के दौरान सेना ने 2 MC-130 मालवाहक विमानों और कम से कम 3 MH-6 हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर दिया, ताकि कोई भी संवेदनशील तकनीक ईरान के हाथों में ना पड़ जाए। इस नुकसान का अनुमान USD में 275 मिलियन लगाया गया है। रुपए में कन्वर्ट करें तो 2,591 करोड़ रुपए। अमेरिका में हथियारों की भारी कमी की वजह से भंडार को सुरक्षित रखना भी चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरह से अमेरिका की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदली है, उसकी वजह से कई देशों को हथियारों की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी है, या देरी करनी पड़ी है, या कुछ देश डील भी कैंसिल कर लेना चाहते हैं। ईरान से जंग की वजह से अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से वायदे के मुताबिक पैट्रियट मिसाइलें, हेलफायर मिसाइलें और अन्य प्रिसीजन हथियारों की शिपमेंट रोक दी है। इसके अलावा यूरोपीय सहयोगी देशों में भी अमेरिकी सरकार ने हथियार एक्सपोर्ट करना रोक दिया है। एस्टोनिया, लिथुआनिया और दूसरे यूरोपीय सहयोगियों को की गई डिलीवरी में देरी की बात कही जा रही है। जंग के बीच अमेरिका में सीनेट में 40 सीनेटर ने इजराइल को 1,000 पाउंड के बम और कुछ अन्य घातक हथियारों की डिलीवरी को रोकने के लिए मतदान किया। यूक्रेन और ईरान युद्ध में लगातार जारी संघर्ष की वजह से अमेरिकी हथियारों का स्टॉक भी कम हुआ है। अब तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर रहा है, जो 100 देश अधिक देशों को रक्षा उत्पाद बेचते हैं। प्रमुख खरीदारों में मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर, इजराइल, UAE, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अमेरिका अपने अधिकांश हथियार मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत क्षेत्र को निर्यात करता है, जिसमें नेटो देशों के सदस्य भी आते हैं। लेकिन ये तो वो देश हैं जो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। अब आपको एक और लिस्ट दिखाते हैं। सबसे ज्यादा हथियार प्रमोट करने वाले, जो इंपोर्ट करने वाले देश हैं, सबसे बड़ा है सऊदी अरब, सबसे बड़ा ग्राहक है। कतर, इजराइल, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात भी इसी लीग में, इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रशांत, एशिया प्रशांत में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, भारत,
यूरोप में अगर आप देखेंगे तो पोलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर साल 100 से अधिक देशों को अपने वेंडर के हिसाब से वो हथियार बेचते हैं, जिसकी प्लानिंग की जा रही है। सीपरी के मुताबिक 2023 में ये राशि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2026 में जब जंग में अमेरिका और ईरान एक साथ कूदे, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को पीटा, उसके बाद से तो अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी चीजों पर लोगों का भरोसा उठने लगा है। हथियारों के बाजार में जिसको बादशाह थी, वो बादशाह ढह रही है और यहां नए सिंघम जन्म ले रहे हैं। हथियारों के नए बाजीगर कौन है? पहले अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब रूस, चीन, फ्रांस, भारत और बाकी यूरोपीय देश उभर रहे हैं। ये है वो क्रक्स जिससे अमेरिका आज खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। वर्तमान में चल रहे मिडिल ईस्ट और यूक्रेन संघर्ष के बीच ये धारणा बन चुकी है कि अमेरिकी हथियार पहले की तरह निर्विवाद नहीं रहे, बल्कि वो कमजोरी का प्रतीक है, रणनीतिक चिंता है। इसके साथ लंबे समय तक चल रहे युद्ध और अन्य संघर्षों के कारण अमेरिकी हथियारों की भंडार तेजी से खत्म हो रही है। पैट्रियट मिसाइल जैसी प्रणालियों का उत्पादन खपत की तुलना में बहुत कम है, जिससे ईरान स्टॉक कमजोर हो रहा है। ईरान जैसे विरोधी सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सामने अमेरिका के महंगे उच्च तकनीक वाले हथियार भी नाकाम हो जा रहे हैं। यहां तक कि MQ-9 रीपर ड्रोन भी प्रभावी साबित नहीं हुआ है। रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन का कंट्रोल है, जो अमेरिकी हथियारों के पुनर्निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है। युद्ध के मैदान में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों जैसे टॉमहॉक और पेट्रियट की सीमाओं को रूस और चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा करीब से देखा जा रहा है। ये देश जो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, जो अमेरिका को दुश्मन मानते हैं, वो अमेरिकी हथियारों को बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे कोई भी हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल इस जंग में न किया हो, खासकर परमाणु हथियारों को छोड़कर। अब ये हथियार पब्लिक डोमेन में है, इनकी टेक्नोलॉजी पब्लिक डोमेन में है, और ये उन देशों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो अमेरिका से जिनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, खास करके नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये देश, ईरान, और उस पर से अमेरिका पर बढ़ता आर्थिक दबाव जो अमेरिका को अंदर से कमजोर कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और उसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका अजेय नहीं है। अमेरिका को हराया जा सकता है। अमेरिका कमजोर है, अमेरिकी हथियार कमजोर हैं, अमेरिका की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्केट में कई नए प्लेयर्स सामने आ रहे हैं। भारत ने भी रिकॉर्ड खपत कर हथियारों के बाजार में एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ के तुलना में 62.66% की वृद्धि को दर्शाता है। दुनिया भर को हथियार देने वाले कुछ और देश हैं, जिसमें फ्रांस भी है, रूस भी है, चीन भी है, जर्मनी भी है, लेकिन अमेरिका तो सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, जिसकी हिस्सेदारी 42% से ज्यादा थी। लेकिन जंग में हार की वजह से ये प्रतिशत अब गिर रहा है। वैश्विक हथियार निर्यात में 42% से अधिक की दादागिरी पूरी दुनिया को F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश करता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट बेचने की जुगाड़ लगाता है, जुगत करता है। ड्रोन, सटीक मारक क्षमता वाले बम और रॉकेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, युद्धक टैंक, उन्नत रडार सिस्टम, सटीक आर्टिलरी, प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्टर मिसाइलें, छोटे हथियार, मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट, एरो कंपोनेंट, कवच सुरक्षा उपकरण, ये सब बाजार में धकेलता है अमेरिका। और अमेरिका के अंदर कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इस काम को बड़ी बखूबी से अंजाम देते हैं। कहते हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स की लॉबी का बड़ा इंपैक्ट रहता है अमेरिकी सरकार पर।
या प्रभाव रहता है। आप देखेंगे अमेरिका साल 2 साल 3 साल में कोई ना कोई एक लड़ाई छेड़ ही देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हथियार दुनिया के खर्च होते हैं। कहते हैं वही डीप स्टेट डिफेंस लॉबी है जो पूरी दुनिया में मारकाट करवाते हैं। फ्रांस को भी देख लीजिए आप, फ्रांस के हथियार की जो साझेदारी है, एक तरह से बाजार में वो 9.8% तक की हिस्सेदारी है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। मुख्य रूप से वो लड़ाकू विमान निर्यात करता है, जिसमें राफेल एक इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है जो भारत ने भी खरीदी है। रूस की हिस्सेदारी 6.8% की है, तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। S-400 से बहुत फेमस हुआ है रूस, और बाकी अपने फाइटर जेट्स वगैरह भी अलग अलग देशों को देता है। चीन दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में मजबूत पकड़ रखता है। जर्मनी में 5.7% की हिस्सेदारी है। भारत एक बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इस एरिया में, यानी कि डिफेंस के एरिया में बहुत तेजी से उभरा है, और भारत की हथियारों की बात पूरी दुनिया में फिर से हो रही है। उधर ईरान युद्ध ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया को अमेरिकी सैन्य ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका दिया, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। इस युद्ध ने इन देशों को पहली बार अमेरिका के नए हथियारों और रणनीतियों को करीब से देखने का मौका दिया। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने अमेरिका का एडवांस हथियारों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर पहली बार देखा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कई हथियारों में चीन या रूसी तकनीक या पुर्जों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में चीन खास तौर पर इस बात पर नजर रख रहा है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी हथियारों, अमेरिकी रेडार को कैसे नुकसान पहुंचाया। और आज की तारीख में ड्रैगन ईरान का कायल है। भविष्य में चीन को यह जानकारी काम आएगी जो ईरान से लेना चाहेगा, और इसकी वजह से ईरान और चीन के बीच दोस्ती जो है वो और गहरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो होर्मुज अमेरिकी हथियारों का, आधुनिक हथियारों का लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बना, जहां हमने फाइटर जेट भी गिरते हुए देखे, जहां हमने अवाक्स भी गिरते हुए देखे, जहां हमने 18-19 बेसिस को खाक होता हुआ देखा, अमेरिका को खौफ में जीता हुआ देखा। अब देखना होगा जंग किस ओर जाती है और कौन कौन से हथियारों का और ट्रायल बाकी रह गया है। क्या इसका इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा तो फिर इसके बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल ऐसा हो गया है जिसे लग रहा है अमेरिका शायद बर्बाद होकर ही रहेगा। अगर हम ये कहें कि ट्रंप के काल में अमेरिका का काल दिखता है तो क्या आप मानेंगे? अमेरिका में आज की तारीख में महंगाई दर 3.3 के पार पहुंच गई है, जो पिछले 3 साल में सबसे ऊपर है। इसके 4.2 तक जाने के आसार इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक बताए जा रहे हैं। एक चीज और मैं बताता हूं आपको, आगे उसकी डिटेल देंगे, लेकिन अमेरिका में एक विमान सेवा देने वाली कंपनी को बंद कर दिया गया। 17,000 अमेरिकी कर्मचारी अचानक से जॉब से हाथ धो बैठे। उसके पीछे की वजह क्या है? बढ़ते जेट फ्यूल की कीमत, और उसकी वजह से कंपनी लगातार प्रेशर में थी। ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतों में 60 साल में सबसे बढ़ोतरी तेजी से देखी गई है। आम अमेरिकी परेशान है। पेट्रोल, किराना, बिजली की ऊंची कीमतों ने बजट तोड़ दिया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर राजनीति दबाव बढ़ रहा है। अमेरिकियों का दबाव भी बढ़ रहा है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष और मिडिल ईस्ट में तनाव के वजह से कच्चे तेल और गैस की भारी उछाल कीमतों में देखी जा रही है। किराना और रोजमर्रा के सामान तो महंगे हो ही गए हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। असंतोष बढ़ रहा है। मुद्रास्फीति को देखते हुए फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना है, जिससे कर्ज और महंगा हो सकता है। बढ़ती महंगाई से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें भी बढ़ गई और मिड टर्म चुनाव से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। और जब अमेरिका में ट्रंप चारों तरफ से घिर जाए, राजनीतिक अनिश्चितता फैल जाए, तो ऐसे में यहां के नागरिक भारी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे हैं।
कहते हैं यहाँ के ज्यादातर अमेरिकी पड़ोस में मौजूद एक छोटे से देश में नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सिटीजनशिप में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। ताजा मामला यह सामने आया है कि इतने बड़े सुपर पावर देश से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ट्रंप जहां एक तरफ अपने नागरिकों के लिए अमेरिकन ड्रीम बचाने का खेल खेल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई अमेरिकी नागरिक अपना घर छोड़कर कनाडा में बस जाना चाहते हैं। ये लोग अमेरिका के ही बगल में एक देश की नागरिकता के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये वही ग्रेट अमेरिका है जिसके तारीफों में कसीदे पढ़े करते थे डोनाल्ड ट्रंप। कहते थे मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज तो उन्होंने अमेरिका को रहने लायक नहीं छोड़ा है और से अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सपना भी देखते थे, यानी कि कनाडा को। कनाडा इसके पीछे का कारण इस देश में बदले गए नागरिकता के नियम बताता है। कनाडा ने अपने सिटीजनशिप रूल में अमेरिकियों के लिए एक छोटा सा कानूनी बदलाव किया, क्योंकि कनाडा एंटिसिपेट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं वो आने वाले समय में अमेरिकियों को हर्ट करेंगी और हो सकता है कि लोग वहां से रिवर्स माइग्रेंट भी करें और कुछ लोग अमेरिका छोड़ के कनाडा भी रहने के लिए आए। इसलिए कनाडा ने वक्त देखते हुए ही एक अमेंडमेंट कर दिया, नियमों में बदलाव। कनाडा ने सेकेंड जनरेशन कट ऑफ का संशोधन किया। पहले कनाडा में यह सख्त नियम लागू था। इस नियम के तहत अपने विदेश में जन्मे कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। वो अपने बच्चों को नागरिकता नहीं दे सकते थे। अगर बच्चे का जन्म भी विदेश में हुआ तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इस नियम से कनाडा में दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता बंद हो जाता था। अब नए बदलाव से यह टोल बाधा हटाई जा रही है और इससे हजारों लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता खुल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, इसके पीछे गहरी जियो पॉलिटिकल वजहें हैं। अमेरिका में बढ़ता पोलराइजेशन, वेस्ट एशिया में जारी तनाव और घरेलू अस्थिरता ने अमेरिकियों को प्लान बी पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी है। अब वो अपने एजेंसीज को सख्त निर्देश दे रहे हैं। तब से अमेरिकी प्रोफेशनल छात्र कनाडा की राजनीतिक स्थिरता और वहां की सामाजिक सुरक्षा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। ट्रंप राज में जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बना है, उसमें कनाडा की नागरिकता एक सुरक्षा कवच की तरह सामने आ रही है, जिसे कनाडा एक सख्त संदेश देना चाहता है कि आप हमें अपने में मिलाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन आपके नागरिक ही आपको पसंद नहीं करते हैं। अमेरिका सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि कई मामलों में परेशान रहा है। मई महीने में शुरुआत में अमेरिका को बड़ा झटका लगा। कम लागत वाली अमेरिकी एयरलाइंस स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 साल बाद अपने परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से करीब 17,000 लोगों की नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया। यह फैसला पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध, यानी कहें तो ईरानी संकट और तेल की कमी की बढ़ती कीमतों की वजह से लिया गया है। कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। ग्राहकों के पैसे लौटा दिए गए हैं जिनसे लिए गए थे, जिनके टिकट बुक कराए गए थे, और अब ग्राहक सेवा भी रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस से जिस समय वित्तीय मदद मिलने पर बात हुई तो व्हाइट हाउस ने बेल आउट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस एयरलाइन को घातक फैसला लेना पड़ा। अब जरा सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क, पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया का एक ऐसा ताकतवर मुल्क जो सुपर पावर है, वो दुनिया भर को सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन आज उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बदनीति की वजह से, फेल्ड नीति की वजह से एक एयरलाइन कंपनी बंद हो गई। 17,000 कर्मचारी हाशिए पर आ गए। डोनाल्ड ट्रंप एक बेल आउट नहीं दे पाए। महंगाई की वजह से अमेरिका में इस वक्त त्राहिमाम है। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत $110 से $125 पर बैरल के पार जाने की आशंका है। होर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। तेल और गैस महंगा होने की वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। सप्लाई चेन में रुकावट, जहाजों को लंबे रास्ते का उपयोग करना पड़ रहा है।
और इन सब की वजह से शेयर बाजार में हाहाकार है। विदेशी निवेशकों ने बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर सिचुएशन अमेरिका के अंदर बहुत बुरे लग रहे हैं। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए आए थे, वो मागा की जगह माफा कर चुके हैं। यानी कि मेक अमेरिका फेल्ड अगेन। हमारी नजर दुनिया भर की खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वर्ल्ड नाउ। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश। सबका हिसाब होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।